हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 22 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट सेशन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। मैंने आपको वैसे सेशन में बताया भी था और आप सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही दिया है कि अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी तरह से आज के इस सेशन में भी आपके लिए हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सेशन को एंड तक देखिएगा। आइए डेली करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की अगर हम बात करें तो यह हाल ही में देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की हाल ही में शुरुआत की। अब इस योजना की अगर हम बात करें कि ये किससे रिलेट करती है, किससे संबंधित है, तो इस योजना के अंतर्गत देखिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश के छात्रों को केवल 1% के ब्याज दर पर गवर्नमेंट के द्वारा लोन प्रदान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। वित्तीय संसाधनों के अभाव में राज्य के जो छात्र हैं वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलाई किस राज्य में गई है, तो यह हिमाचल प्रदेश की योजना है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो यह तो हो गई मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इसके अलावा अगर हम हिमाचल प्रदेश की अदर स्कीम्स की बात करें जो कि अलग अलग सेक्टर में चलाई जा रही है, तो देखिए स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर योजना, श्रेष्ठ विद्यालय योजना, स्वस्थ बचपन योजना, सम्मान योजना और मिशन दृष्टि योजना, ये सभी योजनाएं हिमाचल प्रदेश राज्य की अलग अलग योजनाएं हैं। एक बार इनको ध्यान से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। आगे आ जाइए। हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है। इसकी बात करें तो हाल ही में इसके नए डिप्टी गवर्नर एमडी स्वामीनाथन बनाए गए हैं। आंसर ए हो जाएगा। एमडी स्वामीनाथन को रिजर्व बैंक का हाल ही में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अब आरबीआई के देखिए एक गवर्नर होते हैं और 4 अन्य उप गवर्नर होते हैं, मतलब डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर के पद पर शक्तिकांत दास है और इसके अलावा एमडी स्वामीनाथन, डॉक्टर एमडी पात्र, श्री एम राजेश्वर राव और टीआर शंकर, ये वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है। केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1935 में जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तब ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर के पद पर थे। तो एक गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास है और 4 डिप्टी गवर्नर के बारे में भी मैंने आपको बताया है, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। ये एमडी स्वामीनाथन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में देखिए भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। नॉलेज शेयरिंग जो प्लेटफॉर्म है, ये देखिए भारत में प्राधिकरण को सड़क डिजाइन, निर्माण, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ अपने अनुभव साझा करने में मदद करेगा और जरूरी जानकारी हासिल करने में भी मदद करेगा। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का नाम नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म रखा गया है। अब देखिए अगर हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये भारत में देखिए नेशनल हाईवेज के विकास, रखरखाव और मैनेजमेंट का काम करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और संतोष कुमार यादव वर्तमान में इसके अध्यक्ष के पद पर हैं। इस संस्था के द्वारा हाल ही में नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसके बाद आ जाइए, हाल ही में जारी की गई हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी कौन सी है। तो देखिए ये एक रिपोर्ट है जिसे जारी करता है हुरून इंडिया, तो इसीलिए इसका रिपोर्ट का नाम रखा गया है हुरून इंडिया 500।
इसके अनुसार देखिए भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी है। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर 11.8 लाख करोड़ के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब टीसीएस इस सूची में दूसरे स्थान पर है। 9.4 लाख करोड़ के साथ एचडीएफसी को इस सूची में तीसरा स्थान दिया गया है। तो हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी रिलायंस, सेकंड है टीसीएस और तीसरी है एचडीएफसी। अप्रैल माह में देखिए हुरून ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 को भी जारी किया था, जिसके अनुसार भारत की एजुटेक स्टार्टअप बायजूस, फूड टेक प्लेटफॉर्म स्विगी और गेमिंग फर्म ड्रीम 11 भारत के शीर्ष यूनिकॉर्न हैं। अब इसने भारत में प्राइवेट कंपनियों पर अपनी सूची जारी की है, जिसमें पहले स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को रखा गया है। अब इस संस्था की बात करें कि हुरून संस्था क्या है, तो इसकी स्थापना देखिए 1998 में लंदन में की गई थी। यह लंदन में स्थापित एक प्रमुख शोध संस्थान है, जिसे हुरून के नाम से जाना जाता है। पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? तो देखिए पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम्स को हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। झारखंड सरकार ने अपने यहाँ पर चतरा जिले से पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप योजना को शुरू किया है। अब ये योजना क्या है? तो देखिए इस योजना का उद्देश्य जो झारखंड में दूर दराज के इलाके हैं, जो दूर दूर स्थित गांव हैं, वहां तक आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाना है। तो पंचायत लेवल मेडिसिन स्कीम झारखंड गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना और मुख्यमंत्री सारथी योजना, ये भी झारखंड की अदर स्कीम्स हैं। झारखंड की कैपिटल रांची है। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में यहाँ के गवर्नर के पद पर हैं और हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के सीएम के पद पर हैं। पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम जो कि हाल ही में लॉन्च की गई है, झारखंड गवर्नमेंट की योजना है। आगे आइए, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इस पुस्तक को हाल ही में अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। आंसर डी हो जाएगा। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया टू इमरजेंसी अशोक कुमार भट्टाचार्य की पुस्तक है। अब पुस्तक में किसका जिक्र किया गया है या ये किससे रिलेट करती है? अगर हम इसकी बात करें तो देखिए भारत के ये वित्त मंत्रियों की कहानी है 1947 से लेकर 1977 तक के, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद आने वाले 30 वर्षों में भारत की इकोनॉमी को आकार दिया और भारत की इकोनॉमी को संभालने में अपना योगदान दिया। यह पुस्तक उन महत्वपूर्ण कार्यों पर भी प्रकाश डालती है जो इन वित्त मंत्रियों ने अपने समय में किए हैं या अपने गवर्नर रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और सरकार के नीतिगत विकास के लिए किए हैं। तो याद रखिएगा, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा देखिए आरबीआई के 2 गवर्नर की अदर बुक याद रखिएगा, ये कभी एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती है। उर्जित पटेल के द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की पुस्तक लिखी गई है और रघुराम राजन के द्वारा द थर्ड पिलर आई डू व्हाट आई डू नाम की पुस्तक लिखी गई है। ये दोनों ही आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इसके बाद इस एथलीट को याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आने की संभावना है। भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर ये एक भारतीय एथलीट है जो कि गोला फेंक से संबंधित है। शॉर्ट पुल के खिलाड़ी है फ्रेंड्स। हाल ही में देखिए राष्ट्रीय अंतर्राज्य चैंपियनशिप में 21.77 मीटर का इन्होंने गोला फेंक कर अपने ही एशियाई रिकॉर्ड को तोड़ा है और इसी के साथ विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा, ये भारत के पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका पहले जो एशियाई रिकॉर्ड था वो 21.49 मीटर का था, जो कि उन्होंने 2021 में पटियाला में बनाया था। अब इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर 21.77 मीटर का भाला फेंका है। तो तेजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक के खिलाड़ी हैं। अब राष्ट्रीय अंतर्राज्य चैंपियनशिप की बात करें, नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप की बात करें, तो इसका आयोजन हाल ही में देखिए ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोन टेक्नोलॉजी का
सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड पैकेजिंग प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस प्लांट को देखिए भारत के गुजरात राज्य में लगाया जाने वाला है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के 2.7 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड पैकेजिंग प्लांट को मंजूरी दी है, जिसका निर्माण भारत के गुजरात राज्य में किया जाने वाला है। गुजरात में इस प्लांट के लगने के बाद देखिए भारत में चिप टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक अमेरिकी कंपनी है जो कि देखिए सेमीकंडक्टर का निर्माण करती है। इस कंपनी के द्वारा भारत के गुजरात राज्य में सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड पैकेजिंग प्लांट का निर्माण किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कहां से लॉन्च किया जाएगा? भारत में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश के शहडोल से की जाएगी। 27 जून को देखिए मध्य प्रदेश के शहडोल से देशव्यापी सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। अब ये मिशन किससे रिलेट करता है? तो इस मिशन के तहत देखिए देश भर में 7 करोड़ लोगों के घर घर जाकर सिकल सेल एनीमिया की जांच की जाएगी, परीक्षण किया जाएगा और इससे निजात पाने के तरीके बताए जाएंगे। इस मिशन को शुरू करने की घोषणा देखिए इसी साल यूनियन बजट में की गई थी। एनीमिया की बात करें कि यह डिसीज क्या है, तो देखिए शरीर में खून की कमी सीधा सा एनीमिया का मतलब होता है। बीमारी के तहत रक्त में या खून में हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इसे ही एनीमिया डिसीज कहा जाता है। भारत में काफ़ी सारे बच्चे इस डिसीज से पीड़ित है। इसी को खत्म करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन भारत सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 के जर्मन बुक ट्रेड के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए पहले प्राइस की बात करते हैं। यह जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रेस्टिजियस पीस प्राइस है फ्रेंड्स। 2023 में ये जो पुरस्कार है ये सलमान रुश्दी को दिया जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। सलमान रुश्दी के बारे में आप सभी जानते हैं, कुछ ही समय पहले इन पर एक आतंकवादी हमला भी हुआ था जिनमें इनकी एक आंख लगभग डैमेज हो गई थी। अब इन्हें 2023 में सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है इन्हें 22 अक्टूबर को एक समारोह में फ्रैंकफर्ट में दिया जाने वाला है। किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? तो सलमान रुश्दी क्योंकि एक साहित्यकार हैं तो साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार की शुरुआत देखिए 1950 में की गई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अलग अलग देशों और संस्कृतियों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया है। 2023 में सलमान रुश्दी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सलमान रुश्दी की कुछ अदर फेमस बुक्स की बात करें तो मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस, शालीमार द क्लाउन, द गोल्डन हाउस और विक्ट्री सिटी, ये सभी पुस्तक सलमान रुश्दी की है और सभी की सभी एग्जाम में पूछी जा सकती है। 2023 में सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 22 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत में इतिहास में होने वाले गवर्नर जनरल को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए 1772 से लेकर 1785 तक बंगाल के गवर्नर रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग। इनके समय में देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी वॉरेन हेस्टिंग के समय ही लाया गया था। इनके बाद 1786 से लेकर 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इनके समय में भारत में स्थायी बंदोबस्त लाया गया था और इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। 1793 से 1798 तक सर जॉन शोर बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनके समय में 1793 का चार्टर एक्ट आया था। 1798 से लेकर 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनके समय में सहायक संधि आई थी और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1805 से 1807 तक सर जॉर्ज बार्लो रहे हैं। ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो इनके बारे में पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं। 1807 से 1813 तक लॉर्ड मिंटो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनके समय में 1809 में अंग्रेजों और महाराजा रंजीत सिंह के मध्य में अमृतसर की संधि हुई थी
और 1813 का चार्टर एक्ट भी लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय ही लाया गया था। 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग, 1823 से 1828 तक लॉर्ड एमहर्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद देखिए 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं। इन्हीं के समय 1833 का चार्टर एक्ट आया था और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इस तरह से लॉर्ड विलियम बेटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के समय में सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था। 1835 से 1836 तक लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ थे भारत के गवर्नर जनरल, जिन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1836 से 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल थे, जिनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 42 से 44 तक लॉर्ड एलनबरो और 44 से 48 तक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके बाद 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल के पद पर थे। इनके समय में काफ़ी काम हुए हैं, जैसे देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। डाकघर अधिनियम 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में लाया गया था। इन्हीं के समय में मुंबई से लेकर ठाणे तक भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी 34 किलोमीटर। भारतीय सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत भी इन्हीं के समय हुई थी। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही आया था। इसके बाद देखिए लास्ट है लॉर्ड कैनिंग। ये 1856 से लेकर 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के पद पर थे। इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। इन्हीं के समय में 1858 ईस्वी का एक्ट लाया गया था और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो इस तरह से लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय बने थे। तो 1858 तक बंगाल और भारत के जो गवर्नर जनरल हैं उनको यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में हम वायसराय को इसके आगे से डिस्कस करेंगे। ओके, अब आ जाइए लास्ट डे जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किए थे उनको एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। चर्चा में रही भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है। हाल ही में राष्ट्रीय कॉलेजिएट टेबल टेनिस संघ के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मेल एथलीट का खिताब मुदित दानी को दिया गया है। आगे आइए, हाल ही में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज एक खान क्विस्ट 2023 का आयोजन मंगोलिया में किया गया है। चर्चा में रही मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। हाल ही में चर्चित मियावाकी पद्धति का संबंध वृक्षारोपण से है। कैंसर मूनशॉट नाम की योजना अमेरिका की योजना है। कनाडा पैरा बैडमिंटन मीट में भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कुल 3 मेडल अपने नाम किए हैं, जिनमें से 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। लास्ट देखिए, हाल ही में पंडित माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव का आयोजन भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए लास्ट सेशन के करंट अफेयर्स को भी हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। क्वेश्चन सुनिए, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था? कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।